Next we come to question number 26. This question is concerned about 1858 Act, Government of India Act 1858 जो है. First column is concerned about feature, second column is concerned about description. Now if you refer to feature number 1 status, so under status, the office of the Secretary of State for India, he was a member of the British Cabinet. Accountability goes to British Parliament. A legal status is a body corporate, so that the Secretary of State for India works under the framework that is provided by the laws. So to provide legal framework, we have legal status in the terms of body corporate. In the terms of body corporate, so all three are correct. All three pairs can be considered to be correct. The preferred option is option number C. Even with respect to Hindi version, भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता को लेके चले हैं, खास करके भारत सचिव के संदर्भ में. तो स्थिति उसके ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था. जब ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा तो जवाबदेहिता किसके प्रति होगा? ब्रिटिश संसद के प्रति. ये दोनों सही है. और कानूनी स्थिति था निगमित निकाय, ताकि भारत सचिव एक कानूनी या वैधिक रूपरेखा के संदर्भ में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके जो है. तो तीनों करेक्ट है आपके जो है. तो बट नेचुरल सभी तीन युग. तो प्रेफर्ड ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आप करना. क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए. 27 इज कंसर्न अबाउट रिगार्डिंग द रिट ऑफ मैंडमस, परमादेश. और इस रिट को आप लेकर चलें तो रिट के संदर्भ में जो तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो तीनों स्टेटमेंट को अगर बेस मान के चलें तो ऐसे केस में नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, अगेंस्ट बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज होगा. नंबर 2 में जरा देखिएगा, इट इज यूज्ड टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी इवन इफ गवर्नमेंट इज अंडर नो स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन. मैडम तभी होता है when government is under specific legal obligation. ये आपका इनकरेक्ट हो गया. And it can be issued when an authority vested with power improperly refuses to exercise it. ये बिल्कुल सच. मैडमस का मतलब होता है कि जो किसी ऑफिशियल का पार्ट ऑफ ड्यूटी है is not able to enforce, then the court can go for the issuance of the writs of mandamus. तो 1 and 3 आपका दोनों करेक्ट हो गया. तो बट नेचुरल करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी जो है. इसका हिंदी भी देख लीजिए. तो परमादेश है तो प्रशासनिक और विधायी दोनों अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है. बिल्कुल सही है. इसका उपयोग तभी हो सकता है जब सरकार का विशिष्ट कानूनी दायित्व हो. यहाँ पे क्या कहता है? जब विशिष्ट कानूनी दायित्व ना हो. तो इसको हटा दीजिएगा. तो बट नेचुरल ये इनकरेक्ट हो जाएगा. और जारी कभी जा शक्ति संपन्न कोई प्राधिकारी इसे प्रयोग करने से अनुचित रूप से इनकार करता है. क्योंकि परमादेश का मतलब ही होता है उस केस में कि अगर किसी अधिकारी का कोई विधिक दायित्व वो ना करे तो परमादेश क्या करता है? उसे उस दायित्व के निर्वहन के लिए बाध्य करता है. तो ये भी सही है आपका. तो 1 and 3 हो गया. तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो 28 पे आइए. जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया. तो यहां कहता है डिफाइंड है, इट इज नॉट डिफाइंड. तो 1 बिकम्स इनकरेक्ट जो है. दूसरा कहता है आर्टिकल 102 एंड 191. 102 इज कंसर्न अबाउट पार्लियामेंट, 192 इज कंसर्न अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर जो है. कहता है शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. बिल्कुल करेक्ट है. और पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट एग्जम्प्ट्स सर्टेन ऑफिसेस फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन. बिल्कुल सही है. और इसको इस एक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया. तो कहीं पे ध्यान रखिए कि दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड फॉर 5 टाइम्स. अब तक 5 बार इसका अमेंडमेंट किया जा चुका है. और सबसे रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था 2013 में इस एक्ट का जो है.
तो मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट वाज इन द ईयर 2013। आई थिंक इसका हिंदी भी क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ का पद संविधान में स्पष्ट रूप परिभाषित नहीं किया गया, तो लाभ के पद को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, जबकि यहाँ पे कहता है परिभाषित किया गया, तो ये आपका गलत है। और 102 का संबंध है संसद के मेंबर को, और 191 का संबंध है राज्य विधानमंडल के मेंबर को। उसके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर ये प्रावधान है कि उसे कि वह किसी लाभ के पद का धारण नहीं करेगा, ये सही आपका जो है। और ये अधिनियम कुछ पद को अयोग्यता से छूट देता है, और इसका अब तक 5 बार संशोधन किया गया है। सबसे रिसेंट संशोधन हुआ है 2013 में जो है। तब जरा करेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, तो 2 और 3 आपका है, तो 2 होगा, तो केवल 2 जो है। इंग्लिश में भी 2 स्टेटमेंट सही है, तो क्या होगा, केवल 2 जो है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे जो, एंड क्वेश्चन नंबर 30 इज कंसर्न विथ पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसद के समितियों को लेके चलता है, और इसमें कहता है स्टेटमेंट 1 इज कंसर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। दीज आर डिसाइडेड एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड सच स्पेसिफिक प्रोविजन। A committee is considered to be a parliamentary committee only if it has a secretariat provided by Lok Sabha, Rajya Sabha. Very much right. क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों के अपने अपने सेक्रेटेरिएट होते हैं, जो सर्विसेज किसको देगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है। And consultative committees are not classified as parliamentary committees because they do not work under the direction of the speaker or chairman. It is very much right, because consultative जो committees होते हैं, they work under the control of the minister in charge, because they are associated with the concerned ministry or department. And right now, if you refer to 18th Lok Sabha, चूंकि हर नए लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद we have the constitution of consultative committees. तो as on date 18th लोकसभा को लेकर चले तो we have 42 such consultative committees, and they are under the control of minister in charge. और ये जो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, they are done by there is a Ministry of Parliamentary Affairs, so that goes for the constitution of the consultative committees, जिसका स्ट्रेंथ आज के डेट में अंडर 18th लोकसभा 42 है आपका जो। तो इसमें 2 और 3 आपका है, तो करेक्ट आंसर इज 29, बी ओनली 2 जो है। उसी तरह हिंदी में देख लीजिएगा, सॉरी हिंदी का थोड़ा पीछे होगा, हाँ हिंदी का देख लीजिए। संसदीय समिति का जो संरचना कार्यकाल है वो संसद के नियमावली के अनुसार तय होता है, इसमें कोई संविधान का विशिष्ट प्रावधान नहीं है। और संसदीय समिति तभी माना जाता है जब उसके पास लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रदान किया जाए। तो लोकसभा राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है जो कि समितियों को प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग देता है, ये सही आपका है। और परामर्शदात्री समितियां जो है इसका गठन होता है संसदीय पार्लियामेंट्री संसदीय कार्यवाही मंत्रालय के द्वारा, और हर लोकसभा के समाप्ति के बाद ये समिति समाप्त होता है, फिर इसका गठन होता है जब नए लोकसभा का गठन होता है। तो 18वीं लोकसभा को लेकर चले तो अभी कुल मिलाकर ऐसी 42 समितियां हम लोग के पास है, 42 जो है, और जिसका अध्यक्ष स्पीकर या सभापति ना होकर संबंधित मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो उसका चेयरमैन होता है। और ये समितियां गठित होते हैं मंत्रालय के स्तर पे, जैसे संसद की समितियां संसद के स्तर पे, मंत्रिमंडल की समितियां मंत्रिमंडल के स्तर पे, और परामर्शदात्री समितियां इसका गठन विशिष्ट मंत्रालय ऑब्लिक विभाग के संदर्भ में किया जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 और 3 है, तो केवल 2 लेके चलिएगा। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे जो है। क्वेश्चन नंबर 30 का संबंध है कि राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक को आरक्षित करने के राज्यपाल की शक्ति, और इसके लिए रेफर किसको कीजिएगा, आर्टिकल 200 को जो है।
अनुच्छेद 200, जब राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस किया जाता है, और विधेयक वापस जो होगा ये साधारण विधेयक ही होगा, सिर्फ ध्यान रखिएगा, तो राज्य विधायिका को 6 महीने की अवधि के भीतर उस पर विचार करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, 6 महीने का अवधि उल्लेखित है संविधान के अनुच्छेद 201 में जो है। तो कथन 1 आपका सही है। कथन 2 कहता है यदि राज्य विधायिका विधेयक को संशोधन के साथ या बिना पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। सेल में ध्यान रखिए, अगर किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित किया गया तो उस विधेयक के भाग्य का जो फैसला है वो अंतिम रूप से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इससे राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो कथन 2 आपका गलत है। तो कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर सी को लेके चलिए, और कथन 2 आपका गलत है। इसी का इंग्लिश रूपांतर भी देख लेते हैं। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व ए स्टेट बिल, इट कम्स अंडर आर्टिकल 200। स्टेटमेंट 1 सेज कि बिल हैज बीन रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट बिल कैन बी डन either with respect to money bill or with respect to ordinary bill. Statement 1 provision applies only with respect to ordinary bill. It does not apply with respect to money bill, because reconsideration can be done only with respect to ordinary bill and not with respect to money bill. And under the provision already we have the mentioning of the period of 6 months. So this statement 1 is correct. And statement 2, if state legislature passes the bill again, remember, constitutionally president is not bound to give assent. The statement 2 becomes incorrect. Or you can say, if governor goes for reservation of any state bill before the president of India, the fate of the bill is ultimately decided by the president, and therefore president is not constitutionally bound. Statement says president is constitutionally bound. The statement 2 becomes incorrect. So preferred option is option number C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Let's come to question number 31. This question is concerned about Public Accounts Committee, लोक लेखा समिति। फीचर विशेषता में origin established first in 1921 under the Government of India Act of 1990, बिल्कुल सही है। इसका उद्भव हुआ था 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो 1 आपका करेक्ट हो गया। इसकी संरचना कंपोजिशन को लेकर चले, वेरी मच राइट। 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा एंड 7 राज्यसभा के, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, तो संरचना में भी सही है। अगर मेंबर्स को लेकर चले, ओपन टू बोथ मिनिस्टर, ऐसे भी ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो इसको हटा दीजिए। और चेयरमैन कहता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये कौन करेगा? स्पीकर करेगा जो है। तो 4 भी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सिर्फ 1 और 2 आपका हुआ। तो 1 और 2 का मतलब प्रेफर कीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका, तो हिंदी में वही कीजिएगा, केवल 2 आपका जो है। उत्पत्ति सही है, संरचना सही है, मेंबर्स की चर्चा अभी कर रहे थे कि मंत्री इसका मेंबर नहीं होगा, और अध्यक्ष में ये राष्ट्रपति ना होकर क्या होगा? लोकसभा का स्पीकर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोविजन क्या है? क्योंकि इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में होता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में, तो बट नेचुरल स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ कहते हैं रिमूवल, उसको इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं। दूसरा है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रिजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा जो है, और उस पर क्या होगा? लोकसभा का एग्रीमेंट होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? अब अगर स्टेटमेंट नंबर 3 को आप लेके चले, तो स्टेटमेंट 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के उल्लंघन को आधार मानता रिमूवल का।
दिस अप्लाइज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट इन द केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और ऐसे भी उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में कोई भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो करेक्ट होगा टू ओनली। हिंदी में भी कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की तरह औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति में ना कि उपराष्ट्रपति में। दूसरा बिल्कुल सही है कि प्रस्ताव राज्यसभा पारित करेगा, लोकसभा उस पर अपनी सहमति देगा। और तीसरा है कि संविधान हटाने के लिए एकमात्र आधार के रूप में संविधान का उल्लंघन, ये अप्लाई किसमें होगा? राष्ट्रपति ना कि उपराष्ट्रपति में। तो 3 भी आपका गलत हो जाता है। तो क्या होगा? बी, केवल 2 आपका जो है। 33 में आइए, फीचर्स ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसकी विशेषता होगी? फीचर किसका होगा? यूके के संविधान का। पहला कहता है अथॉरिटी कहां से ड्राइव करते हैं? मल्टीपल सोर्सेस से। ये बिल्कुल फीचर होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो। नंबर 2 कहता है आपका इट लैक्स द मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल इन्फोर्समेंट बट नेचुरल। तो दिस स्टेटमेंट, और इसमें खास करके ध्यान रखिए स्टेटमेंट 2 में आपको जो दिया है कि ऐसा नहीं कि इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी जुडिशियरी होता है। इट लैक्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा कहता है इट अलाउज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल रिजिड अमेंडमेंट। चूंकि अनरिटन होगा तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस। तो बिल्कुल सही है जो। चूंकि रिजिड अमेंडमेंट का प्रोसेस कब होता है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर टू बी रिटन। जब अनरिटन होगा तो बट नेचुरल, इट विल नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस। जैसे इंडिया में आर्टिकल 368 है, ऐसा कोई प्रोसेस वी कैन नॉट फाइंड विद रेस्पेक्ट टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट सेल में ध्यान रखिए, जैसा ऑर्डिनरी लॉ होता है उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ होगा। जैसा कि साधारण अधिनियम होता है उसी प्रकार का संविधान संशोधन अधिनियम होता है। तो 1 और 3 है। तो करेक्ट आंसर किसको मानिए? ऑप्शन नंबर सी को आप जो है। बिल्कुल यही चीज यहां भी आपका होगा। यही चीज आपका हिंदी में भी होगा। तो यहां भी अगर स्टेटमेंट 1 को लेकर चले तो कई स्रोत से अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार के कारण अधिकार के न्यायिक प्रवर्तन के तंत्र का अभाव होता है, इसमें भी प्रवर्तन का तंत्र होता है, न्यायपालिका होती है। तो गलत हो गया। और 3 कहता है कि इसमें कठोर संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता के बिना। बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर 1 और 3 है। तो बी होगा, केवल 2 और 3 जो है। सॉरी, इसमें 1 और 3 है ना, जस्ट ए मिनट, 1 और 3 है। तो आप इसको ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, 1 और 3 जो है। यही चीज चाहे इसमें भी है, इसमें तो ठीक था आपका। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 3 जो। 34 पे आइए। 34 पे कहता है प्रोसेस फॉर मनी बिल जो है। ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल बट नॉट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल जो है। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्योंकि ध्यान रखिए मनी बिल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। तो क्या मतलब हुआ? ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। 2 कहता है द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट टू मनी बिल बट कैनॉट रिटर्न इट टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। वेरी मच राइट। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो एसेंट देना या तो एसेंट देने से मना करना जो है। ठीक है। स्टेटमेंट 3, if Rajya Sabha fails to return a bill within 14 days, it is deemed to have been rejected by Parliament. 14 days के बाद it is deemed to be passed by Parliament. Number 4, Speaker decision on whether a bill is a money bill cannot be challenged in the Supreme Court if it violates the basic structure. जैसा प्रोविजन कहता है जजमेंट ऑफ द स्पीकर रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन ऑफ अ मनी बिल कैनॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी गलत हो गया आपका। और ऐसे भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इट इज कंसर्न विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मनी बिल जो है, इसी का आप हिंदी रूपांतर देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्ट यू, खास करके हिंदी माध्यम में, जैसे एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है वित्तीय विधेयक। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में इंग्लिश वर्जन को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां इंग्लिश में फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल का बेस्ट होता है यहाँ पे वित्तीय विधेयक कीजिए, और फाइनेंस बिल होगा तो वित्त विधेयक, चूंकि फाइनेंस बिल इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बजट जो है। क्लियर? तो यहाँ पे बेटर कहना है सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्तीय, जो इंग्लिश वर्जन उसको लेके चल रहे हैं, विधेयक नहीं होते। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक का पार्ट है, तो इसका मतलब सारे धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अगर वित्त विधेयक कहेंगे तो वित्त विधेयक फाइनेंस बिल खुद एक मनी बिल है, जो कि बजट के डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, जो कि बजट के दस्तावेज का पार्ट होता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, अगर फाइनेंस लिखा है तो वित्त को लेके चलिए, फाइनेंशियल लिखा है तो वित्तीय को समझ के तब करेक्ट ऑप्शन को देखिएगा। 2 कहता है राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पुनर्विचार के सदन को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प है, या तो सहमति दे या तो सहमति देने से मना करे, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा कहता है कि 14 दिन के अंदर अगर धन विधेयक राज्यसभा वापस नहीं करती है तो संसद द्वारा अस्वीकार नहीं होगा, स्वीकार, यानी 14 दिन के बाद ये मान के चला जाएगा कि धन विधेयक को संसद के द्वारा पारित किया जा चुका है। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। और 4th में संविधान का प्रावधान ही कहता है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने के संदर्भ में जो स्पीकर का निर्णय होगा, वो स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ऐसे भी जो बुनियादी संरचना की बात हम लोग करते हैं, तो बुनियादी संरचना का उपयोग तभी होता है जब हम लोग संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं, तो इसका धन विधेयक से कोई मतलब नहीं होगा। तो 4th को भी आप उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केवल 2। इंग्लिश में भी देख लीजिए, वही है ना, इंग्लिश में भी आपका नंबर बी होगा, 2 ओनली जो है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आता है। एक सीएजी का प्रश्न पहले भी था, ये दूसरा सीएजी का प्रश्न है। यहाँ देखिए, सीएजी सबमिट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सीएजी का रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट से पीएससी के पास, पीएससी से वापस पार्लियामेंट के पास जो है। क्लियर? तो डायरेक्टली रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ना कि पीएससी के पास। ये आपका इनकरेक्ट हो गया। हिंदी भी कहता है सीधे लोक लेखा समिति, क्या होना चाहिए? सीधे किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जो है। नंबर 2 भी आपका सही है कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर चले, तो एक रिपोर्ट का जो संबंध होता है वो संबंध आपका पब्लिक अंडरटेकिंग से होता है। और सीएजी गाइड फ्रंट फिलोसफर होता है पीएससी का, ना कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का जो है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति जो है, ये कहता है ना डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, विभागीय स्थायी समिति। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लोक लेखा समिति। तो हिंदी में देख लें तो 1 इनकरेक्ट है, 2 आपका करेक्ट है, 3 आपका इनकरेक्ट है, तो केवल 2। लेट्स कम टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सेम चीज, 1 इज इनकरेक्ट, 2 बिकम्स करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली जो है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे जो है। 36 इज कंसर्न अबाउट द वेकेशन ऑफ द सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। और इसमें खास करके स्टेटमेंट 1 जो है कि अगर मेंबर इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हिज सीट इन ऑटोमेटिकली फॉल्स वैकेंट, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 को देखिए तो 2 और 3 आपका दोनों इनकरेक्ट है।
2 में कहता है 90 डेज, होना क्या चाहिए 60 डेज। और 3 कहता है कि रेजिग्नेशन इफेक्टिव सिर्फ रेजिग्नेशन देने से नहीं होता, जब तक कि रेजिग्नेशन इस्तीफा को एक्सेप्ट या स्वीकृत ना कर लिया जाए। तो क्वेश्चन कहता है रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर बिकम्स इफेक्टिव द मोमेंट द लेटर इज सबमिटेड टू द स्पीकर और चेयरमैन। जब एक्सेप्टेंस होगा तभी इफेक्टिव होगा। ये भी गलत आपका हो गया, तो ओनली 1 आपका जो है। यही चीज आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो हिंदी में भी आपका क्या है कि अगर जैसे कोई राज्य विधानमंडल का मेंबर उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। तो ये सही है आपका जो है। दूसरे में गलत है, चूंकि 90 दिन के जगह पे क्या होना चाहिए 60 डेज। और तीसरा जो है इस्तीफा उसी क्षण से प्रभावित नहीं होता जब इस्तीफा दिया जाता है। प्रभावी कब से होगा, जब इस्तीफा को स्वीकार किया जाएगा स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। ये भी आपका गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है 1, तो केवल 1 जो है। तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। 37 डील्स विद इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। और इंटर स्टेट काउंसिल के क्वेश्चंस को करने के लिए रेफर कीजिएगा आर्टिकल 263 जो है, अनुच्छेद 263 को जो है। कथन 1 कहता है संवैधानिक निकाय है, अंतर्राज्य समन्वय के मुद्दों पर राज्यों को बाध्यकारी। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, परामर्शी निकाय। तो कथन 1 आपका इनकरेक्ट हो गया। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए इसका। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है, बेस किसको मानेंगे आर्टिकल 263 को। यहां कहता है बाइंडिंग डायरेक्शन, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। स्टेटमेंट 1 बिकम्स इनकरेक्ट। और 2 कहता है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर वाज सेट अप इन 1996 फॉर कंसल्टेशन ऑफ मैटर्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ऐसे भी इंटर स्टेट काउंसिल का जो सेकेंड मीटिंग हुआ था 1996 में, इट वाज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल दैट इज हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। वैसे आप हिंदी में भी कर लीजिएगा। तो कथन 2 आपका कथन 2 आपका सही है। चूंकि अंतर्राज्य परिषद के स्थायी समिति का गठन हुआ था जब अंतर्राज्य परिषद की दूसरी बैठक हुई थी 1996 में, 1996 में जो है। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत सरकार का गृह मंत्री जो है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो प्रेफर किसको कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को जो है। आ, 38 जो है बिल के लैप्स होने की बात करता है। तो आप इसमें जो है आप इसमें बेस मान के चलिएगा आर्टिकल 196 को जो है। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 196 को बेस मान के चलिएगा। तो इसमें आपको बेस मानना है अनुच्छेद 196, इस प्रोविजन को बेस मान के चला है आर्टिकल 196 जो है। और चूंकि प्रोविजन बेस्ड है तो बट नेचुरल है, इसमें ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं करना है आपको जो है। तो इसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं, तो इसमें आप स्टेटमेंट 1 आपका सही है, स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है, और स्टेटमेंट 3 है पास्ट बाय बोथ रिटर्न टू द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, गलत है आपका। तो प्रोविजन बेस्ड है 196 आपका, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का है। और इसी का पैरेलल प्रोविजन मिलेगा आर्टिकल 107 में, जब रेफर किसको कीजिएगा, लोकसभा को जो है। तो लोकसभा के डिजोल्यूशन का प्रोविजन आर्टिकल 107, असेंबली के डिजोल्यूशन का प्रोविजन 196, और इसका इफेक्ट बिल्स पे क्या पड़ेगा, पेंडिंग बिल्स पे, उसको लेके क्वेश्चन को डिजाइन किया गया। तो 38 में जो है करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। इसी का हिंदी भी कर लीजिएगा। तो 1 और 2 आपका है, ये सही है, ये सही है, और ये आपका गलत है। उसके बाद आइए, अनदर क्वेश्चन इज कंसर्न विद द ग्राम न्यायालय। और ग्राम न्यायालय का जो क्रिएशन हुआ था अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट
2008 आपका जो है, ठीक है, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है। तो इसके फीचर्स को बेस मान के क्वेश्चन को डिजाइन किया गया। तो जरा सा इसको देखिए। इसका प्रिजाइडिंग अफसर कौन होगा? न्यायाधिकारी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। जुरिस्डिक्शन में सिविल क्रिमिनल दोनों होता है। लोकेशन में जो है यहाँ पे कहता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसका लोकेशन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एट द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द पंचायत, जो पंचायत का मध्यवर्ती स्तर है। ये आपका गलत हो गया। और स्टेटस है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 है, तो 3 पेयर्स हो गया। हिंदी में भी आपका पीठासीन अधिकारी, बिल्कुल सही, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा। क्षेत्राधिकार दीवानी फौजदारी दोनों होगा। स्थान पे जिला मुख्यालय ना होकर क्या होना चाहिए? मध्यवर्ती स्तर का पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द पंचायत। और स्थिति बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होता है। तो 1, 2 और 4 हो गया। तो केवल 3 पेयर्स सही है। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन सी है आपका। जो 40 पे आइए। 40 इज कंसर्न अबाउट 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आपका जो है, ठीक है। और प्रोविजन इज कंसर्न अबाउट कि राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। अगर इसको आप लेके चलें तो इसमें 1 आपका सही होगा, क्योंकि राज्य मंत्री परिषद में है कि कम से कम 12 मेंबर होंगे, अधिक से अधिक विधानसभा के कुल मेंबर का 15%, ठीक है। और इसलिए कहा भी जाता है कि राज्य मंत्री परिषद में न्यूनतम अधिकतम दोनों है, लेकिन संघ या केंद्र के मंत्री परिषद को लेकर चले सिर्फ वहां पे अधिकतम है, ना कि न्यूनतम है। संविधान मंत्री को श्रेणियों में नहीं बांटता है, वो डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर, प्रशासनिक सुविधानुसार जो है। और जो स्टेटमेंट 3 आपका है, इसमें खास करके ध्यान रखिएगा कि जो मंत्री परिषद का एडवाइस राज्यपाल को होता है, उसकी न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकता है। ये भी आपका गलत है। तो केवल 1 होगा। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कंसर्न अबाउट प्रिस्क्राइबिंग the number of the ministers in a state shall not be less than 12. That is very much right. Not less than 12 and not more than 15% of the total members of legislative assembly. Constitution does not prescribe or categorizes ministers into cabinet, state or deputy. That is done by the prime minister on the basis of administrative purposes. So it is not prescribed under the constitution. And plus, advice rendered by the minister to the governor. Remember, it cannot be inquired by any court of law. When we say it cannot be inquired by any court of law, it means it cannot be subject to judicial review. The statement says it's subject to judicial review. So this also becomes incorrect. The preferred option is option number A. हिंदी में भी केवल 1 है आपका। 41 पे आइए। आर्टिकल 34 और आर्टिकल 34 का संबंध है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन ऑपरेशन। क्लियर? तो उसको बेस मान के चला गया, और उसको बेस मान के चलिएगा तो स्टेटमेंट 1 जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन provides a definition of martial law. Remember, Constitution does not provide any definition of martial law. ठीक है। नंबर 2 जो आपका है automatically result, it has to be done, enforced by the, so that also becomes incorrect. और जो स्टेटमेंट 3 आपका है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू indemnify any government servant for acts done during the maintenance of order under martial law. That is correct. तो क्या हो जाएगा? Only 1. तो सैनिक शासन के संदर्भ में जो है, जो इसमें दिया गया है आर्टिकल 34, जो कहता है कि जब मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू होगा तो सैन्य शासन के संदर्भ में इसका मौलिक अधिकार पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार कैसे प्रतिबंधित होगा, उसको बेस मान के प्रश्न पूछा गया। और आर्टिकल 34 को अगर पढ़िएगा तो बट नेचुरल
उस संदर्भ में 1 और 2 आपका इनकरेक्ट है और 3 आपका करेक्ट है। तो क्या होगा? केवल 1। (42) में आइए, विभागीय संबंधी स्थायी समितियां, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। जो है इंग्लिश को लेके चलते हैं, हिंदी भी क्लियर होगा। इस कमिटीज को पहले सेटअप किया गया था 1993 में, गठन हुआ था, बिल्कुल सही है। और जिसका नंबर बाद में बढ़ के 24 हो गया इन 2004 जो है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हिंदी में भी ये आपका करेक्ट है कि पहली बार 1993 में, 2004 में इसकी संख्या को बढ़ा के 24 कर दिया गया। दूसरा ये, ईच कमिटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, बिल्कुल सही है। 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा। तो 31 मेंबर है, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा। और इसका तीसरा स्टेटमेंट है, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस कमिटीज टू कंसिडर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, बिल्कुल सही है। यहां भी कहता है अनुदान की मांग पर विचार करना, सही है। और ऐसे भी इस तरह के समितियों के 4 मौलिक कार्य होते हैं। एक तो अनुदान की मांग की समीक्षा करेगा, दूसरा जो बिल होता है विधेयक उसकी समीक्षा करेगा, तीसरा ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट होता है उस पर विचार करता है, और प्लस जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेज, उस पर भी विचार करता है। तो 4 इसके बेसिक फंक्शन है। स्टेटमेंट 3 जो है वो बेस किसको माना? डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांग। तो 1, 2, 3 तो डी हो गया, और इंग्लिश में भी 1, 2, 3 आपका डी हो गया। जो 43 पे आइए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दोनों को कंपेयर करके स्टेटमेंट दिया गया। तो पहला चीज है द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सिर्फ किसमें होगा? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के संदर्भ में, ना कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन द टर्म स्टेट इंक्लूड्स एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। ये बिल्कुल सही है, जिसको ऐड किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जो आपके यूटीज के लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर को भी शामिल किया गया स्टेट के डेफिनेशन में। 70th संविधान अधिनियम जो हुआ था 1992 में आपका जो है। और स्टेटमेंट 3 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, जो है बिल्कुल सही है। तो 2 आपका है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 और 3 जो है। वही चीज आपका हिंदी में भी है। तो राष्ट्रपति दोनों के निर्वाचक मंडल में ये गलत है आपका, 2 आपका सही है। और 3 कहता है गुप्त मतदान संसद के दोनों मेंबर के द्वारा, 2 और 3 तो केवल 2 आपका जो है। और जो दूसरा प्रावधान है कि राज्य में राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया, पुडुचेरी को, ये किया गया 70th 70वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका हुआ था 1992 में, इसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे, जो विधान परिषद के संरचना की बात करता है। और संरचना का मतलब कि इसके मेंबर जो है वो कहां से लिए जाते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। इंग्लिश से दोनों में एक साथ कर देते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राज्य विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। प्रपोर्शन अनुपात की बात कर रहे हैं। 1/3 इलेक्ट होंगे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। 1/12 ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स हो गए, बिल्कुल सही है। और जो रिमाइंडर होता है उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है, उसको नॉमिनेट या मनोनीत किया जाता है। ये आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 आपका सही है।
तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ओनली 2 पेयर्स। उसी तरह हिंदी में भी देख लीजिएगा तो 1/3 राज्य विधानसभा के मेंबर के द्वारा, बिल्कुल सही है। 1/12 स्नातक और शिक्षक हो गया। और जो शेष आपका है इसमें कहता है सहकारी आंदोलन में सेवा के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त ना हो कि क्या होगा, मनोनीत जो है, इसको कर लीजिएगा मनोनीत जो है। तो ये 3 गलत हो गया आपका, तो इसमें 1 2 है तो बी कर लीजिए, केवल 2 पेयर्स युग्म सही है। 45 स्टेटमेंट जो 1 आपका है ये बेस मान के चला है आर्टिकल 249 को जो है, 249 जो है, ठीक है। और इस पर ध्यान रखिए 249 में जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी उस पर लॉ बना सकता है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो प्रिवेल किसका लॉ करेगा, लॉज फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट जो है। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका राज्यसभा रिजोल्यूशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा पास करेगा रिजोल्यूशन को जो है, ठीक है। और जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था कि स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर भी बना रहेगा। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी को लेके चलिएगा। इसलिए यहां पे जो कहता है स्टेटमेंट 2 में कि सच अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। उसी तरह से हिंदी में भी देख लीजिएगा, 1 तो बिल्कुल 249 के प्रोविजन को बेस मान के चला, आर्टिकल 249 जो है। और 2 जो कहता है कि राज्यसभा द्वारा पारित ऐसे प्रस्ताव स्वतः राज्य विधायक के कुछ प्रस्ताव की अवधि के दौरान विशिष्ट कानून बनाने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, स्वतः प्रतिबंधित नहीं करता है। तो 2 आपका गलत हो गया, तो प्रेफर्ड ऑप्शन नंबर सी हो गया। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और पहला के लिए, कथन के लिए आप बेस मान लीजिएगा अनुच्छेद 249 को जो है। उसके बाद आइए, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के प्रोविजन को बेस मान के प्रश्न आपसे पूछे गए। हाई कोर्ट जज का रिमूवल जो है, अब इसको लेके चलिए। तो पहला कहता है द प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव अ हाई कोर्ट जज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस पास्ड बाय पार्लियामेंट, ये आपका गलत है। और जो कमिटी है, ये कमिटी जो बनेगा हाउस बनाती है और उसके बेस पे पार्लियामेंट जब रिजोल्यूशन को पास करेगा तब प्रेसिडेंट हैज द पावर टू गो फॉर द रिमूवल जो है। तो 1 आपका गलत है। इसका हिंदी में भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक प्रतिष्ठित न्यायविद वाली समिति के सिफारिश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ये समिति के परामर्श के आधार पर नहीं, संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर। अब जब संसद प्रस्ताव को पारित करेगा तो संसद एक समिति का गठन करता है जो कि न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच पड़ताल करेगा। तो समिति के बेस पे ना होके क्या होगा, संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर। ये आपका गलत है। दूसरा कहता है सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही है। तो 2 भी आपका सही है कि लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और 3 कहता है कि अब तक किसी भी हाईकोर्ट के जज को इम्पीच, ऐसे कायदे से देखा जाए इम्पीचमेंट जो वर्ड है इट ओनली अप्लाइज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जज के केस में हम लोग कहते हैं रिमूवल, ठीक है। तो अब तक किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया इस प्रोसेस के द्वारा, तो ये आपका करेक्ट है। तो यहां भी आपका करेक्ट हो गया। तो 2 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी को प्रेफर कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3 जो है।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे कौन कौन सा विशेष समिति बना है। सरकारिया कमीशन बना है एंड इट इज द फर्स्ट कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, जो बना था 1983 में, उसका रिपोर्ट आया था 1988 में। जो तो पहला तो आपका सरकारिया आयोग है, जो कि केंद्र राज्य संबंध पे भारत सरकार के द्वारा गठित पहला आयोग था, जिसका गठन 1983 में हुआ था, रिपोर्ट आया था 1988 में। जो राजमन्नार समिति जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम है, इट वाज सेटअप बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी सही है आपका जो है। खुसरो समिति का संबंध सेंटर स्टेट से नहीं है, इट वाज सेटअप ऑन एग्रीकल्चर, उसका कुछ क्रेडिट रिव्यू कमिटी था। और एमएम पुंची कमिटी, इट इज सेकेंड कमिटी ऑन सेंटर रिलेशन, या कमीशन कर सकते हैं, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेटअप हुआ था 2007 में, इसका रिपोर्ट आया था 2010 में। जो है तो खुसरो समिति नहीं है, ये कृषि संबंधित समिति आपका जो है। और एमएम पुंची आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध पे भारत सरकार के द्वारा गठित दूसरा समिति है। तो करेक्ट हो गया 1 2 4, तो सी कर लीजिए, यहाँ भी 1 2 4, तो सी कर लीजिए। 47 भी का 48 इज कंसर्न अबाउट कैबिनेट कमिटीज जो है। ठीक है, जैसा हमने कहा था, पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं, कैबिनेट कमिटीज होते हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज होते हैं। तो ऑलरेडी वी हैड क्वेश्चन ऑन द कंसल्टेटिव कमिटीज, नाउ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट कैबिनेट कमिटीज। और कैबिनेट कमिटीज को लेकर चलें तो कैबिनेट कमिटीज के संदर्भ में जो है, इसमें आपका 1 2 इज इनकरेक्ट, 3 is incorrect and 4 is correct। ठीक है, तो 1 कहता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, 2 कहता है कि नॉमिनक्लेचर कंपोजिशन डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, इसको ऑलरेडी रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन किया गया। और 3 कहता है नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर डिबार्ड, दे कैन ऑल्सो बिकम मेंबर एक्चुअली। और 3 कहता है द प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ एनी कैबिनेट कमिटी, ही मस्ट इनवेरी प्रिजाइड ओवर इट जो है। और अभी कुल मिला के 8 कैबिनेट कमिटीज हैं इंडिया में जो है। तो 1 4 आपका हो गया, तो बी होगा ओनली 2 जो है। तो 8 कैबिनेट कमिटीज आर देयर। ठीक है, और उसमें 2 कैबिनेट कमिटीज को प्रिजाइड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है। तो यहाँ भी वही कर लीजिए, 1 आपका सही है, 2 और 3 गलत है, 4 आपका सही है। और कुल मिला के 8 मंत्रिमंडल समितियां हम लोग के पास आज के डेट में है, जिसमें 2 का अध्यक्ष या प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो केवल 2 हो गए आपका जो है। ये जो आपका है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये एक इंटर स्टेट काउंसिल के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। और इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो रेफर किसको करेंगे, आर्टिकल 263 को जो है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल जो है। तो केंद्रीय लोकल गवर्नमेंट पे केंद्रीय परिषद का गठन हुआ था आर्टिकल 263 के संदर्भ में जो है। तो अनुच्छेद 263 की बात हम लोग कर रहे हैं। और गठन का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को जो है। ये आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि सिंस इट्स इंसेप्शन it was exclusively concerned with the matters with respect to urban local bodies। जब इसका गठन हुआ था तो it was concerned with both urban as well as rural। तो इसका जब गठन हुआ तो इसका संबंध दोनों से था, शहरी से भी और ग्रामीण से भी, दोनों से इसका संबंध था। ये कथन आपका नंबर 2 गलत होता है। और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री परिषद अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये सही है। लेकिन अभी जो शहरी विकास मंत्रालय पहले हुआ करता था, अब उसका विलय करके बन गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो इसको अगर अपडेट करना हो तो शहरी विकास मंत्रालय की जगह पे आप कर लीजिएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है। तो स्टेटमेंट सही है, चूंकि शहरी विकास मंत्रालय का नाम बदला, लेकिन उसका जो मंत्री है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो 1 और 3 है, तो सी कर लीजिए, 1 और 3 जो है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 50 इज कंसर्न अबाउट आर्टिकल 194, सॉरी 50, आर्टिकल 194 के प्रोविजन को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोविजन बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 के केस में आर्टिकल 194 के प्रोविजन को बेस मान के चलिएगा, तो उसके रेफरेंस में जो है 3 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 आपका, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 तो करेक्ट है, 1 आपका इनकरेक्ट है, पहले ये नोट कर लीजिए। अब देखिए ये इनकरेक्ट क्यों है, करेक्ट तो है बिल्कुल, उस पर कोई देखना नहीं है, प्रोविजन के बेस पे। इनकरेक्ट में कहता है अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज इम्यून फ्रॉम अरेस्ट इन बोथ civil and criminal cases. This immunity applies only with respect to civil cases and not with respect to criminal cases. इसलिए गलत है, बाकी दो जो है that is based on the provisions of article 194, तो 2 और 3 तो only 2 हो गया। हिंदी में देख लीजिए इसको, 194 के कि राज्य विधानमंडल का मेंबर सदन के सत्र के दौरान दीवानी और फौजदारी, ये सिर्फ क्या होगा, दीवानी होगा, ना कि फौजदारी होगा। ये क्वेश्चन गलत है जो है। और 2 और 3 194 के प्रोविजन के बेस पे है, तो इसमें 2 और 3 है तो केवल 2 हो जाएगा, सॉरी 1 और 3 है ना इसमें, अच्छा ठीक है, तो ओनली 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए।